चलिए, क्या चालू करना है आज से? क्या चालू करना है? परमाणु। एटम क्या होता है इसको हम समझेंगे। सही है। तो सबसे पहले उसको चालू करने के पहले अपने को ये भी पता होना कि पदार्थ क्या होता है। किसी को पता है क्या पदार्थ क्या होता है? किसको बोले? अभी थोड़ा बहुत अपन देख के आए हैं। किसको बोलेंगे पदार्थ? बोलो। जिसका कोई द्रव्यमान हो, जिसका आयतन हो, जगह घेरता हो, जिसको हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सके। सही है। जैसे हवा, देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। वो भी क्या, एक पदार्थ है। ये पदार्थ जो है किससे मिलकर बना हुआ? किससे मिलकर बना है पदार्थ? किससे? छोटे छोटे अणुओं से, छोटे छोटे अणु। लेकिन बात यह है कि किसी ने तो सबसे पहले बोला होगा कि पदार्थ जो है कुछ चीजों से मिलकर बना है। सही है, किसी ने तो बोला होगा। फिर किसी ने पहली बार बोला होगा कि ये जो है अणु, इसके अंदर भी कुछ होता है। अभी तो अपन को सब पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब होते हैं, ये कक्षा में लगाते हैं। उप कक्षा क्या होती है, कक्षा क्या होती है, ये सब पता है। लेकिन शुरुआत तो किसी ने करी होगी, करी होगी ना। तो वो किसने बोला, इसके बारे में क्या बोला, वो सब कुछ आज देखना है। सही है। पदार्थ जो होगा, अभी अपन ने बात करी थी ठोस, द्रव, गैस, बात करी थी। क्या उसको घनत्व के आधार पे बांट सकता हूं मैं? यदि मैं यहां लिखूं ठोस, यहां लिखूं द्रव और यहां लिखूं गैस, तो घनत्व किसका ज्यादा होगा? फिर फिर तो सबसे ज्यादा किसका होगा? घनत्व जो है सबसे ज्यादा ठोस का होगा, फिर द्रव का होगा, फिर गैस का होगा। कुछ ऐसा होगा, बोल सकते हैं ऐसे। एक और शब्द अपन ने देखा था जिसको बोलते हैं आंतर आणविक बल। आंतर, इसका मतलब इंटर मोलिकुलर फोर्स। पहले बल की बात करते फिर स्थान की बात करते। ये बल किस में ज्यादा होगा? तो पहले मैं ठोस लिखता हूं, फिर द्रव लिखता हूं, फिर गैस। सिंबल कैसा लगाऊं? जैसा है वैसा ही, मतलब ये सबसे ज्यादा इसमें होगा। लेकिन यदि आपसे पूछे अंतर आणविक स्थान, उस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? तो ठोस लिखा, द्रव लिखा, गैस लिखा, लेकिन क्या होगा? बोल सकते हैं ऐसा। तो हम पदार्थ को जो है घनत्व के आधार पे, अंतर आणविक बल के आधार पे, है ना, अंतर आणविक स्थान के आधार पे, है ना, उसमें फैलाव किस में ज्यादा होगा? गैस में ज्यादा होगा। कंप्रेस कौन ज्यादा होगा? है ना। तो इन सब के आधार पे हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसकी हमने भौतिक अवस्थाएं देखी थी। सही है। टोटल 5 अवस्थाएं होती है। कितनी होती है? 5। है ना, जिसमें एक अवस्था है प्लाज्मा और एक अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसर। लेकिन यदि हम और थोड़ा सा देखते हैं तो कोई ऐसा भी बोलता है कि पदार्थ या सभी वस्तुएं तो पंच तत्व से मिलकर बनी। सुना ऐसा? किससे मिलकर बनी है? वो पंच तत्व क्या है? क्या है? तो आकाश, पृथ्वी और जल, अग्नि और वायु। पृथ्वी मिट्टी से ही बनी है ना। चलो, तो कोई ऐसा बोलता है कि ये पंच तत्वों से मिलकर बना है, और कोई ऐसा बोलता है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अपन किसको पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अपन यहाँ सही गलत पे नहीं जाएंगे, है ना। ये भी बोलते हैं
ठीक है, अपने यदि पुराने ग्रंथों में जाएंगे सब जगह क्या मिलेगा, पंच तत्व से मिल, किससे मिलकर बनी है, पंच तत्व से। तो सबसे पहले किसने हमको बताया कि कोई भी वस्तु है, पदार्थ है जो है, इसके अंदर क्या है, यदि हम इसको तोड़ते जाए तो कहां जाकर रुके। तो एक ऋषि थे जिनका नाम था कणाद। क्या नाम था, एक ऋषि थे, उन्होंने बताया था, सबसे पहले सिद्धांत दिया था कि किसी पदार्थ जो है उसको यदि आप तोड़ते जाओगे तो आखिर में एक ऐसी जगह पहुंचोगे जिससे ज्यादा आप उसको विभाजित नहीं कर पाओगे। ये उनसे मिलकर बना है, सही है। लेकिन क्या है कि विज्ञान प्रूफ मांगता, मतलब समस्या यहां है, सही है। तो फिर साइंटिफिकली जो है वो पहले जो बोला था वो बोला था जॉन डाल्टन ने। किसने, डाल्टन। इन्होंने बोला था कि ये जो मिलकर बना है छोटे छोटे कण से बना, उन कण को परमाणु कहते हैं। ये सबसे पहला स्टेटमेंट किसका आया था, जॉन डाल्टन। उनने सिर्फ इतना बोला कि कोई भी चीज छोटे छोटे कण से मिलकर बनी, उन कण को क्या बोला, परमाणु। फिर इसके बाद और वैज्ञानिक आए, उन्होंने, किसी ने बोला कि ये है, इसके अंदर कुछ और भी लफड़ा है, समझ में आ रहा है। कोई बोल रहा है इसमें धनावेश है और ऋणावेश है। फिर कोई आया तो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन भी वो घूम रहा है। क्या बोल रहा है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो दूसरे ने पूछा कि बाहर क्यों नहीं जा रहा, घूम रहा तो भाई घूम रहा है, कोई चीज घूम रही तो बाहर क्यों नहीं गिर रही, अंदर क्यों नहीं आ रही। फिर दूसरे ने सहायता करी और बताया कि नहीं, इसमें बल लग रहा है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव ये बंधे हुए, सही है। फिर आए उसके ऊपर की सबसे ज्यादा ये खोखला भाग होता है, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, है ना, उनके ऊपर कुछ चार्ज होते हैं, उसके ऊपर आए। अधिकांश भाग कहाँ होता है, तो नाभिक में होता है। कहाँ होता है, नाभिक में। फिर उसके अंदर गए तो फिर किसी ने ये बताया कि ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में होते हैं, सही है। तो ऐसे ऐसे उसकी पूरी चीजें एक के बाद एक बढ़ी। तो उनको हम देखेंगे कि सबसे पहले किसने क्या बोला, क्या हुआ, ठीक है। फिर उसको भी चालू करेंगे जो अपने को पढ़ना है, क्लियर है। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा बहुत अपने को हिस्ट्री पता होना कि कैसे कैसे ये क्रम बढ़ा, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी। आवाज नहीं आ रही क्या, अब आ रही। नाम याद रखना, पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है महर्षि कणाद। क्या पूछा जाएगा, महर्षि कणाद, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, तो परमाणु सिद्धांत बोलते हैं कि इन्होंने सर्वप्रथम दिया, साइंटिफिकली डाल्टन ने दिया। साइंटिफिक वैज्ञानिक भाषा में किसने दिया, डाल्टन ने। इन्होंने सबसे पहले बोला, क्या बोला कि भौतिक जगत की जो भी हमको दिखता है, जो भी जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो हर चीज जो है वो किससे, छोटे छोटे कण से। उन्होंने परमाणु शब्द इस्तेमाल नहीं करा, उन्होंने बोला छोटे छोटे कण से मिलकर बनी होती है। उन सूक्ष्म कणों की क्या खासियत है कि अविनाशी, मतलब उसको और ज्यादा हम तोड़ नहीं सकते, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। उनसे मिलकर ये क्या चीज बनी हुई है। ये किसने दिया था, तो ये कणाद ने दिया, महर्षि कणाद। बाद में इसी को किसने बोला, तो जॉन डाल्टन। में साइंटिफिकली हम जो बोलते हैं डाल्टन का नाम लेते, किनका लेते हैं, डाल्टन, इनका नाम लेते हैं क्योंकि इन्होंने प्रूफ दे दिए। क्या दे दिए, प्रूफ दे दिए। और साइंस में लफड़ा ये है कि ये प्रूफ मांगते हैं, अब सिद्ध करके बताओ, सही है। तो यदि ऑप्शन में आपको महर्षि कणाद दिखे, है ना, तो समझना इन्होंने ही सबसे पहले बताया था। साइंटिफिकली किसने बताया, जॉन डाल्टन ने। किसने बताया, जॉन डाल्टन। किनका योगदान है इस हिस्ट्री के अंदर, और कैसे कैसे ये काम होगा, इसके कुछ नियम भी हैं। किसके, रासायनिक से। कोई भी चीजें यदि एक दूसरे से जुड़ रही है, कोई भी चीजें यदि एक दूसरे से जुड़ेगी तो उनके कुछ नियम होते। ये नियम हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ये हम सब अपने सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो रासायनिक संयोजन के कुछ नियम होंगे, कैसे चीजें जुड़ी हुई है। पानी बना है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना। हर चीज अकेले अकेले तो सिर्फ आवर्त सारणी में मिलेंगे, बाकी सब चीजें तो मिलकर बनी हुई है ना।
हाँ, कुछ धातुएं हैं जैसे सोना है जिसको हम धातु बोलते हैं, उसको कितना भी तोड़ो उसमें एक ही प्रकार का मिलेगा, उसको हम तत्व बोलते हैं। जैसे सोना है, आप उसके कितने भी टुकड़े करो सबके सब वही मिलेंगे, सही है। लेकिन यौगिक होंगे तो मिलकर बना होगा। तो कुछ नियम होते हैं, यदि एक केमिकली कंपोजिशन हुआ है तो उसके कुछ नियम हैं। क्या क्या नियम है? वो नियम जो है, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। दूसरा जो है निश्चित अनुपात का नियम है ना। क्या होते हैं इसको अभी हम देखेंगे। गुणित अनुपात का नियम है, गेलुसेक का नियम है, एवोगैड्रो का नियम है। ये सब अपने को आगे आएगा, अलग अलग चैप्टर में आप इसको देखेंगे, सही है। तो ये सब चीजें हमको समझना है कि ये क्या होते, ये बोलना क्या चाहते हैं, क्या ये कहना चाहते, ये क्यों केमिकली यदि कोई चीज मिलेगी तो हम हर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। आगे बैलेंस करना भी सीखेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतना सा लिया इतना बन जाएगा भाई। उस जो बन रहा है उसके अंदर वही होगा जो गया है। कुछ समझ में आ रहा है? ए और बी से तीसरा सी बन रहा है तो उस सी के अंदर वही होगा जो ए और बी में है ना। तो ये जो चीजें हैं इनको पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है उसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। ऊर्जा के बारे में भी यही है, ना तो इसको बनाया जा सकता ना तो इसको नष्ट किया जाए, है ना। वैसे ही पदार्थ जो है आप इसको नष्ट नहीं कर सकते, क्लियर है। तो क्या बोलता है कि पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब यदि इसको केमिकली देखें तो ये क्या होता है, तो जो भी इसके अंदर बनेगा उसके अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर जैसे यहां पर जो भी चीजों से यदि कुछ बन रहा है तो जो यहां पर भाग ले रहा है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। ये शब्द अपने को बार बार आएंगे, क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो भी बनेगा उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे, सही है। जैसे कोई पूछे, एक क्रिया होती है अपने शरीर के अंदर जिसको कैटाबोलिज्म बोलते हैं, उसका प्रोडक्ट क्या है? वो क्यों हो रहा है, उससे क्या बन रहा है, क्या बनता है उसमें? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, हम बायो में पढ़ते हैं। बनता क्या है? देखो वहां कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, लेकिन वो प्रोडक्ट है लेकिन वेस्टेज वाला, वो काम का नहीं है, उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। पानी भी बन रहा है, वो भी काम का नहीं है। बन रहा है ऊर्जा उसके अंदर, वो ऊर्जा हमारे काम की। क्या बन रहा है? ऊर्जा। तो ये भी पूछा जाएगा किसमें क्या बनता है। ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि दो चीजें मिलकर तीसरी चीज बना रही है, सही है। यहां पर कुछ हुआ, कुछ प्रोडक्ट बना, लेकिन इनके अंदर जितनी चीजें हमने ली है, यदि इसको हम वहां पर भी देखेंगे कि एक कार्बन है तो यहां पर भी एक ही कार्बन मिलेगा। यहां पर कार्बन कितने हैं? एक है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें भी कार्बन कितने मिलेंगे? तो एक मिलेगा। यदि वो बोलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, तो 4 है, तो यहां पर भी आप हाइड्रोजन देखोगे तो H2 और 2 ये भी कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। यदि यहां पर दिखेगा कि ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, तो यहां पर भी कितने मिलेंगे? तो 2 इधर 2 इधर, ऑक्सीजन कितने मिलेंगे? तो 4 मिलेंगे। तो जितना आपने लिया है वो बढ़ के नहीं मिलने वाला, वो समान रहेगा। उसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप जो उसके अंदर डालोगे जो बनेगा उसमें वही मिलेगा। समझ में आ रहा है? आपने आटा लिया, शक्कर ली, घी लिया, हलवा बनाया तो हलवे के अंदर वही रहेगा, है ना। तीसरी चीज नहीं आने वाली। ये बोलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इनको हम आगे और भी बहुत सारी चीजों में अपन देखेंगे उसको, क्लियर है। लेकिन शुरुआत में द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, किसने दिया? तो ध्यान रखना, लाइवोसियर, एंटोनी लेवोसियर बोलते। कब दिया? 1789 में। तो कुछ चीजें जो भी हाईलाइटेड है उससे क्वेश्चन बनते हैं, जो भी हाईलाइटेड है उससे। तो ये हम आगे और भी पढ़ेंगे। तो क्या बोलता द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि जब भी कोई रासायनिक क्रिया में कोई रिएक्टेंट भाग लेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उनकी संख्या हमेशा समान होगी। इसी को हम केमिकल बैलेंसिंग भी कहते हैं। आगे हम रासायनिक क्रियाओं को बैलेंसिंग करना सीखेंगे, सही है। रासायनिक क्रियाओं को क्या करना सीखेंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इधर 2 और इधर कुछ भी बन जाए। जैसे रासायनिक क्रिया अपन ग्लूकोज वाली लिखते, लेकिन अपन उसको बैलेंस रूप में नहीं लिखते। जैसे मैंने लिख दिया कि ये जो है ये क्या चीज है, तो ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या होगा, तो जब ये ग्लूकोज में ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ेगा तो क्या बनेगा?
तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पानी बनेगा और ऊर्जा बने। लेकिन ये जो है, यदि हम इस रिएक्शन को देखने जाएंगे तो ये भी बैलेंस नहीं। यहाँ पे कार्बन 6 दिख रहा है, इधर मिल ही नहीं रहा है, तो हमको इसको बैलेंस करना पड़े। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। बाद में जाके हम हर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से जितना जाएगा उतना यहां होना चाहिए। इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का। क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संरक्षण का। दूसरा जो नियम होगा, दूसरा जो वो निश्चित अनुपात का नियम है। आवर्त सारणी में जितने भी तत्व रखे गए हैं वो किस आधार पे रखे गए? जैसे हीलियम है पहले नंबर पे, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन पहले पे फिर हीलियम, ऐसे सब क्रम से रखे हुए हैं, तो उसका कुछ तो आधार होगा। होगा ऑक्सीजन होगा तो किसी नंबर पे होगा, तो कार्बन किसी नंबर पे होगा। तो वो क्रम जो है वो उन्होंने कैसे निर्धारित करा, है ना? तो उसका एटॉमिक मास नंबर होगा, उसके आधार पे वो होंगे। तो ये दूसरा नियम क्या बोलता है? निश्चित अनुपात का नियम क्या बोलता है कि सभी चीजें उसमें जो भी दो चीजें होगी उससे जो यौगिक बनेगा, यौगिक का मतलब होता है जिसमें निश्चित अनुपात हो। मिश्रण की हम बात नहीं करेंगे। किसकी बात नहीं करेंगे? मिश्रण की बात नहीं करें। किस शब्द पहले देखना, शब्द कौन सा यूज करा है ना? तो शब्द क्या यूज करा? यौगिक। अब यौगिक हम समझ चुके, वो शब्द को अब डिस्क्राइब नहीं करेंगे। यौगिक का मतलब ये होता है कि दो चीजें मिलेगी लेकिन उनमें अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। एक निश्चित अनुपात उसके अंदर होना चाहिए। तो यदि किसी भी यौगिक को भार के हिसाब से यदि देखे तो उसके अंदर जो जो भाग ले रहा है उनका अनुपात हमेशा एक जैसा रहेगा। कैसा रहेगा? एक जैसा रहेगा, है ना? जैसे ये बोल रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं तो पानी बनता है, सही है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है? पानी। एक हाइड्रोजन पर एक ऑक्सीजन मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? पानी। लेकिन ये यहां पर कितने आते हैं? तो 2 आते। तो फिर हमको क्या लेना पड़ेगा? तो 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। लेकिन समस्या है कि ऑक्सीजन अकेला नहीं रहता है, ये कैसा रहता है? तो जहां ये रहेगा तो फिर हमको और इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो जब तक ये बैलेंस नहीं होगा तब तक। अब ऑक्सीजन 2, यहां 1 दिख रहा, तो फिर इसको बैलेंस करना है ना? हाइड्रोजन 4 है तो इधर 4 मिल गए, तो उसको बैलेंस धीरे धीरे अपन सीख लेंगे। लेकिन ये बोलना क्या चाह रहा है? ये बोलना ये चाह रहा है कि इसके अंदर यदि 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो जो भी नया बनेगा, जो भी नया बनेगा, अब यहां पर अपने को उनके सब क्या पता होना? तो एटॉमिक मास नंबर पता होना। अब एटॉमिक मास अभी हमने चालू नहीं करा है, मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि सबको याद होगा। जो चीज पढ़ी नहीं उसकी अभी बात नहीं करना, लेकिन होता क्या है वो आप देख लो। तो हाइड्रोजन का कितना होता है? कितना होगा? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो ये 2 और 2 अणु भी है, तो ये कितना हो गया? 4। ये 4 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है? ये 16। कितने हैं? 2। कितना हो गया? मतलब यहां पे जो भाग ले रहा है हाइड्रोजन वो 4 है, ये 32 है। यदि मैं इसका अनुपात निकालू तो ये 1 अनुपात कितना होगा? कितना होगा? 1 अनुपात 8। जो भाग लेने वाला है उसके भार का अनुपात 1 अनुपात 8। कितना अनुपात है? 1 अनुपात 8। अब ये बोल रहा है कि जो बनेगा उसमें भी यही आएगा। ये अनुपात कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये 2 को हटा दे तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन कितना? 1 है। हाइड्रोजन का कितना बताया अभी तुमने? 2। और इसका कितना बताया? 16। यदि इसका अनुपात निकालूंगा तो फिर कितना मिलेगा? अब इसके आगे 2 भी लगाओगे तो कटेगा वैसे भी। कहने का मतलब क्या है कि जो भाग ले रहा है उसका जो भी भार होगा, जो बनने वाला उसका भार हमेशा बराबर होगा। ये दूसरा नियम है, इसको क्या बोलते हैं? निश्चित अनुपात का नियम, भार का। कोई बोलेगा कि ये कैसे जुड़ते हैं, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन, पानी हमेशा हाइड्रोजन 2 अनुपात 1 में ये जुड़ेगा तभी ये पानी बनेगा। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा कितना होगा? 2 अनुपात 1 होगा। ये तत्वों का अनुपात है। लेकिन भार का अनुपात कितना होगा? तो भार का अनुपात हमेशा याद रखना 1 अनुपात 8 होगा। ये किसका अनुपात है? भार का। ये किसका अनुपात है? तत्वों का। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तब पानी बनेगा। यहां पर भी कोई भी फार्मूला आप लिखोगे या आप ये भी लिखते तो ध्यान रखना ये हमेशा, इसमें भले ही ये थोड़ा बहुत चेंज होगा लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हमेशा अनुपात 2 अनुपात 1 होगा, तभी ये पानी बन के निकलेगा, नहीं तो पानी बनेगा ही नहीं। एक आधा कम रह गया भारी नहीं होगा।
हमेशा अनुपात कितना होगा? 2:1। तत्वों का भार का अनुपात कितना होगा? तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो जो भाग लेने वाले होंगे उनमें जो अनुपात होगा भारों का, वही जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी होगा। ये दूसरा नियम। कितना क्लियर है? इसके बाद के जो 3 नियम है, वो चाहे गेलुसेक का हो, एवोगाद्रो का हो, जो भी नियम है, ये अभी अपन करेंगे भी तो अभी क्लियर नहीं होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा। इतना समझ में आ रहा? लेकिन ये 2 चीजों को हम थोड़ी सी हिंट ले सकते कि ऐसा होगा, है ना। छोटी मोटी रिएक्शन, अब इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है अभी, तो हम समझ सकते हैं। क्लियर है? अब बात यह आती है, 2 नियम देख लिए हैं, अब बात यह आती है कि इस एटम के बारे में कौन कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने सिलसिलेवार बोला, वो अपने को क्रम पता होना चाहिए। सबसे पहले किसने बोला, फिर किसने बोला, फिर किसने, रदरफोर्ड ने क्या बोला, है ना, जॉनसन ने क्या बोला, थॉमसन ने क्या बोला, ये सब अपने को पता होना चाहिए सिलसिलेवार, कब कब बोला। आ रहा समझ में? तो वो जो वैज्ञानिक है जो एटम के बारे में हमको बोला है, ये क्रम अपने को याद होना चाहिए। ये क्रम अपने को याद, जिन्होंने किसके बारे में बोला? परमाणु के बारे। किसके बारे में? परमाणु के बारे। सभी चीजें मिलकर बनी हुई है किससे? छोटे छोटे कणों। कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे। उन छोटे छोटे कणों को क्या बोलेंगे? उसके बारे में कौन कौन ने क्या बोला, तो ये क्रम अपने को याद होना। सबसे पहले डॉल्टन, फिर थॉमसन, फिर रदरफोर्ड, फिर बोर, फिर श्रोडिंगर, फिर चेंजविक, है ना। ये क्रम अपने को सिलसिलेवार पता होना, कब किसने क्या शब्द बोला, कब क्या आया, है ना। तो परमाणु के बारे में बताया डॉल्टन ने। क्या बताया? कि ये कण जो होते हैं इनको और तोड़ नहीं सकते, हर पदार्थ कणों से मिलकर बना, उन कणों को परमाणु बोलते। इतना बोल के उन्होंने यहां तक बताया। अगला जब आया तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो है इसके अंदर भी तो कुछ होगा। उन्होंने फिर उसके आगे देखा, तो उसके आगे उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने अगली बात बोली कि इसके अंदर क्या होता है, तो ये ऐसा नहीं है, इसके अंदर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव का लफड़ा, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वाली चीज है। सही है। फिर तीसरे ने बोला कि नहीं, ये तो खोखला है। क्या चीज है? खोखला है, अधिकांश भाग इसका खोखला है। फिर चौथे ने बोला कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो तो घूम रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे कि यदि घूम रहे तो गिर क्यों नहीं रहे। फिर सहायता के लिए दूसरे आए, उन्होंने बोला इसलिए नहीं गिर रहे हैं। फिर बताया कि इलेक्ट्रॉन यदि घूम रहे हैं तो किस तत्व के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में कितने होंगे, ऑक्सीजन में कितने होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। समझ में आ रहा है? मतलब यदि बराबर, अपन ने फिजिक्स में भी पढ़ा था, इन पे चार्ज एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, दोनों पे सेम बल लगता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मतलब तत्व जो होता है वो उदासीन होता है जब तक कि उसमें से एक आधा इलेक्ट्रॉन आए नहीं और जाए नहीं। आएगा उसी के आधार पे धातु बनेगा, जाएगा उसी के आधार पे अधातु बनेगा। ये भी हम देखेंगे, आने और जाने के आधार पे हम धातु और अधातु को डिसाइड करेंगे। समझ में आ रहा है? उसके अंदर वो किस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, किस कंडीशन में उसको ग्रहण करेगा, वो भी देखेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूम रहे हैं तो वो कैसे अरेंज है उसके बारे में बताया। तो बोर का नियम पढ़ेंगे, कैसे वो कक्षाएं होती है उनको समझेंगे। समझा रहा है? तो ये क्रम है जिस क्रम से अपने को ये पता होना। क्या ज्यादातर जो पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वेश्चन ज्यादा किस पे आते हैं? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, इलेक्ट्रॉन की, है ना, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। ये 3 ज्यादातर पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनमें कौन कौन वैज्ञानिक है ये ज्यादा पूछा जाए। तो इसमें कौन आएगा? थॉमसन। कौन आएगा? थॉमसन। इसमें कौन आएगा? कौन आएगा? कौन आएगा? कोई। अभी यहां पर है क्या? अभी यहां पर है क्यों? क्योंकि हमने अंदर की बात नहीं कर रहा, अभी हम इलेक्ट्रॉन के बाहर बाहर चलेगा, इसमें नहीं है। तीसरा आएगा न्यूट्रॉन, वो भी यहां नहीं मिलेगा। उसमें कौन आएगा? चेंजविक। ये है ना। यहां पर क्या आएगा? गोल्डस्टीन। क्या आएगा? गोल्डस्टीन। और यहां पर क्या आएगा? चेंजविक।
ये जो है, ये तीन जो है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाके इनकी खोज किसने करी। और इसको यदि याद रखना हो तो एक सिंपल सा है, यदि इसको आप याद रख लेते हो तो आप इनको समझ जाओगे। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, प से प्रोटॉन, जी से गोल्डस्टीन, एन से न्यूट्रॉन, सी से यदि ऐसा भी संभाल लो तो अभी संभाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? कम से कम उनको समझ सकते हैं कि हाँ ये तीन को तो संभाले, फिर और देखते हैं। तो समझ में आ रहा है? यहां से भी अपन उनको देख सकते। हाँ, फिर किसने कौन सा मॉडल दिया? इन्होंने जो मॉडल दिया थॉमसन ने, इन्होंने क्या दिया उसको क्या बोलते हैं, इन्होंने दिया उसको क्या बोलेंगे, इन्होंने क्या करा, अल्फा वाला परीक्षण किसने करा, किसने बताया कि खोखला होता है, वो सब धीरे धीरे अभी बढ़ेगा। अर्थ समझ में? तो एक एक को हम थोड़ा धीरे धीरे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या होता है। ये क्रम अपने को पता होना, ये क्रम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पहले डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, श्रोडिंगर और चेंज। ये और कंफर्म हो जाएगा जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे तो बात किसकी करेंगे? इलेक्ट्रॉन की। वो कैसे अरेंज है, इसका मतलब पहले ही हमको पता चल चुका है कि परमाणु क्या होता है। हमको ये न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पता चल गया, हमको ये भी पता चल गया ये घूमते बाहरी कक्षा में, तब जाके उसका नंबर आएगा। तो ये पहले तो आ नहीं सकता है। पहले कौन है? तो परमाणु वाला जाएगा, फिर कौन जाएगा? तो उसका नाभिक वाला जाएगा, फिर कौन जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद उसको अरेंज करेंगे ना। तो ये कहां पर आएगा? तो ये कहां आ रहा है? नंबर में। ये अपने को क्लियर हो। अब किसने क्या बोला उसको देखो। तो सबसे पहले बात करते हैं डाल्टन। ये अभी सिर्फ जो है एक थोड़ा थोड़ा लिख के अभी अपन आगे बढ़ेंगे, फिर धीरे 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 जो है वापस इन चीजों पे आएंगे, है ना। अभी ये वैज्ञानिक जिन्होंने किसके बारे में, एटम के बारे में कुछ ना कुछ बोला, और क्या बोला वो पता होना। यहाँ पे कुछ चीजें अपने को ध्यान रखनी है। वो चीजें क्या होगी वो समझो। सबसे पहली चीज जो होगी, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, दूसरी चीज होगी कब दिया, है ना। एक के बाद एक ही चलेंगे, ऐसा नहीं कि पहले 1900 में दे दिया फिर 1800 पे पहुंच गए। कैसे चलेंगे? तो क्रम से चलेंगे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो उसी क्रम में ये जमे हुए हैं। तो सबसे पहले किसने बोला था? डाल्टन ने। क्या बोला था इन्होंने क्या बोला था? इनका सिद्धांत क्या बोलता है कि इसके अंदर जो भी होगा सभी पदार्थ छोटे अविभाज्य कणों से बने होते, जिनको परमाणु बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज को, कोई भी पदार्थ को आप तोड़ते जाओ, आखिर में आपको एक ऐसी चीज मिलेगी जिसको आप तोड़ नहीं पाओगे, उसी को परमाणु बोलते हैं। वो अविभाज्य होता है। इसी को कणाद ने अविनाशी बोला था। समझ में आ रहा है? इसी को बोला था उन्होंने, बोला कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने, उसके बाद उसको नहीं तोड़ सकते हैं। इन्होंने भी क्या बोला कि ये अविभाज्य कण है, उसका नाम क्या है? परमाणु। हर चीज इससे मिलकर बनी है, और उस पदार्थ के अंदर जितने एक प्रकार के परमाणु होंगे, सबका कैरेक्टर, सबकी विशेषताएं एक समान होगी। तो समझ में आया क्या बोला मैंने? जैसे सोना बना हुआ है, सोने के अंदर सारे परमाणु उसी के हैं, तो एक का जैसा व्यवहार होगा वो सारे परमाणुओं का वैसा ही व्यवहार होगा। ऐसा नहीं कि 10 मिल जाएंगे तो व्यवहार बदल जाएगा, सबका एक जैसे ही व्यवहार। कितना समझ में आ रहा है? कब दिया इन्होंने? तो शुरुआत कब से हुई? तो याद रखना 1808 से तब इन्होंने दिया। और इन्होंने किसके बारे में बताया? परमाणु के बारे में। किसके बारे में? परमाणु। तो फादर ऑफ एटम या ऐसा कुछ आता है तो डाल्टन का नाम आएगा। तो समझ में आ रहा है? इन्होंने ही शुरुआत करी, इन्होंने यहां से बताना चालू करा कि ऐसी कोई चीज होती है जिसको क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते। क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते। इतना क्लियर है? दूसरे नंबर पे ये 1808 में, ये कब आए? 1897। मतलब गैप देखो तुम, इतने साल तक एनालिसिस चली, उसके बाद इतने साल तक, लगभग कितने, 90 साल हो गए। इतने साल बाद दूसरा सिद्धांत को आसानी से नहीं दिए जाते कि ऐसे ही चलते फिरते दे देंगे। उसका प्रूफ होना, वो चीज को साबित करने के लिए उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट करे होंगे, तब जाके एक सिद्धांत निकलता। ऐसे नहीं बोल सकते, उनको सब जगह उसको अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि ये सब जगह फिट बैठ। तो दूसरे वैज्ञानिक कौन आए? जिनका नाम था थॉमसन। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने परमाणु मॉडल के अनुसार ये बोला कि परमाणु में एक चीज है जिसको धनात्मक बोला, आवेश वाले गोले जैसा है। क्या बोला? कुछ तो उसके अंदर धनात्मक गोला है, उसका नाम भी नहीं बताया, जिसको क्या बोलेंगे? नाभिक। कुछ धनात्मक जैसा है जिसके अंदर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है, जो क्या होगा? ऋणात्मक। एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा। ये बोला किसने?
थॉमसन ने, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का परिणाम बराबर होता है, इसलिए परमाणु में कोई आवेश नहीं होता। आवेश मतलब चार्ज नहीं होता उसके अंदर, जब तक ये है तब तक कोई चार्ज नहीं है। चार्ज लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको चार्ज लाने के लिए क्या करना, इलेक्ट्रॉन को गति देनी पड़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तब आवेश जाए। इलेक्ट्रॉन के समूह को ही आवेश बोलते, पढ़ा था अपन ने। इलेक्ट्रॉन के समूह, तब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आवेश, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बहुत सारे आवेश जाएंगे, और आवेश प्रवाह होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, धारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धारा बोलेंगे। आवेश वह विद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना कि कॉपर जो है बहुत अच्छा विद्युत का चालक है, लेकिन अपने आप थोड़ी, अभी तो उदासीन है। आपको उसमें से आवेश को प्रवाहित करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना पड़ेगा। वो कब फ्लो होगा, जब एक बल होगा जो उसको खींच पाएगा। वो बल कैसे देंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी से हम वो बल देते, जैसे ही जाएगा तुरंत उसमें धारा प्रवाहित होगी। समझ में आ रहा है। नहीं तो ऐसे तार पड़ा हुआ, उसमें क्या होगा, कुछ होता है क्या। वो तो अभी क्या रहेगा, हर एटम क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा। ये किसने बोला, थॉमसन ने। इसी को बोलते प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं, मतलब ये बोलते हैं कि उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे बिखरे हुए हैं, जैसे तरबूज होता है, तरबूज को काटे तो बीजे कैसे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो ऐसे वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन ऐसे बिखरे हुए हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ। कहाँ वो कक्षाएं, ये नहीं बताई उन्होंने। पहली चीज को ये समझो, इन्होंने कक्षाओं के बारे में नहीं बता कि एस कक्षा है, ये है कि जे के एल एम एन है कि एसपीजीएफ, ये कुछ नहीं पता है। बस बोला कि ऐसा कुछ होता है, तो उन्होंने उसको क्या बोला, तरबूज मॉडल। तरबूज को काटो तो काले काले बीज दिखते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी क्या है, तो ऐसे बिखरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बिखरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या बिखरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। किसने दिया, जे थॉमसन ने, है ना। क्या एक्सपेरिमेंट करे, इस पे भी अभी हम आएंगे, क्या क्या निकल के उस पे भी आएंगे, लेकिन पहले क्या बोला फिर क्या बोला भी हम उसको समझ रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है। या तो क्या बोलेंगे, तरबूज मॉडल, या क्या बोलेंगे, प्लम पुडिंग मॉडल। किसने दिया, जे थॉमसन। फिर कौन आए, तो रदरफोर्ड। ये कब था, 1897। ये कब आए, 1911। 1911 97, अब 11 पे आ गया। अब थोड़ा सा जल्दी, अब थोड़ा जल्दी। इन्होंने क्या बोला कि इनके सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में परमाणुओं के नाभिक के चारों ओर बहुत तेज गति से घूमते हैं। निश्चित कक्षा में, निश्चित कक्षा में मतलब इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन तो बाहर हैं, लेकिन अब उनकी लोकेशन बता दी कि ये ऐसे हैं। कितना समझ में आ रहा है। संख्या क्या होगी वो अगले बताएंगे, किस कक्षा में कितने आएंगे वो अगले बताएंगे, लेकिन इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो है ना। इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन बाहर ऐसे घूम रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आया कि यदि ये घूम रहे हैं तो ये बाहर क्यों नहीं जा रहे और या तो अंदर क्यों नहीं टपक रहे। समझ में आ रहा है। इसका आंसर इन्होंने दिया। इसका आंसर किसने दिया, मैक्सवेल। ये ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, पहली चीज, है ना। ये दूसरे मैक्सवेल है जिन्होंने ये दिया। ठीक है, इन्होंने बताया कि क्यों नहीं गिर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में किसने दिया, तो रदरफोर्ड। फिर ऐसा भी आएगा कि ये जो परमाणु सिद्धांत है इसकी कमियां क्या थी, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इसकी कमियां क्या थी जो इन्होंने सिद्धांत दिया। इन्होंने समझाया था कि इसके अंदर क्या होता है, तो विद्युत आवेशित कण होते हैं, ये क्या करते हैं, विकिरण छोड़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में सब इन्होंने बताया। इतना समझ में आ रहा है। अब अपने को क्या क्या पता चल गया, एक परमाणु होता है, उसके बीच में एक धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, ये निश्चित कक्षा में घूम रहा है। यहां तक क्या आ गए, रदरफोर्ड ने यहां तक बता दिया। क्या बता दिया, कि जो ये है एक निश्चित कक्षा में घूम रहा है। अब उस कक्षा का नाम क्या होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उनकी बारी। ये किसने बताया, बोर का नियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपन पढ़ेंगे इसका, बोर का नियम इन्होंने बताया। क्या बताया, परमाणु मॉडल इन्होंने जो दिया, ये क्या बोला, ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन धनात्मक रूप से आवेशित नाभिक के चारों ओर घूमता है। इन इलेक्ट्रॉन के निश्चित वृत्ताकार पथ को क्या बोलते हैं, तो इनको कक्षाएं और सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाई पढ़ेंगे अपन, ऑर्बिट क्या होता है, ये क्या होता है, इनको क्या बोलेंगे, कक्षाएं और सेल। अब उनका नामकरण हो गया कि इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहे हैं ये अलग अलग ये है, इसमें इतने आएंगे, इसमें इतने आएंगे। किसने दिया, बोर ने। किसने दिया, बोर ने, चौथे वैज्ञानिक। पांचवें वैज्ञानिक, ये कब दिया,
11 के बाद 13, 11 के बाद 13, 1808, 1897, फिर 1911, 1913। यदि 2-4 बार ये क्रम याद कर लेंगे तो दिक्कत नहीं जाएगी। सही है। इन्होंने क्या दिया, श्रोडिंगर ने, इन्होंने क्या दिया, कब दिया, 26 में। कब दिया, 26 में। तरंग समीकरण भी कहते हैं। अब तरंग समीकरण क्या होता है इसको हम जब समझेंगे तब इन दो चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी यहां तक समझ लो, कहां तक आ गए। और एक कौन थे, चेंडविक, इन्होंने क्या बताया था, ये कब दिया, 1932, है ना, कब दिया, 1932। सभी पदार्थ अलग अलग कणों से बने होते हैं, जिसको परमाणु, मतलब कोई भी यदि पदार्थ है वो समान, यदि एक ये पेन दिख रहा है, एक दूसरा दिख रहा है, इसके कण परमाणु अलग अलग होंगे। तो हर पदार्थ जो है वो अलग अलग कणों से मिलकर बना हुआ है। यहां तक आ गए। कितने वैज्ञानिक थे, 6। कितने थे, 6 वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक है, 6। शुरुआत किसने करी थी, डाल्टन। उसके पहले बोला किसने था, कणाद ने, महर्षि कणाद ने, महर्षि कणाद ने। उन्होंने क्या बोला था, छोटे छोटे कण हैं जो अविनाशी है, जिनको हम तोड़ नहीं सकते, वो साइंटिफिकली किसने बोला, डाल्टन। किसने बोला, डाल्टन ने। ये इन्होंने कब बोला था, 1808, 1808। इन्होंने कब बोला, 1897। इन्होंने कब बोला, 1911। इन्होंने कब बोला, 1913। इन्होंने कब बोला, 1900। और एक लास्ट वाला क्या है, 1900। यहां तक का अपने को, इसके बीच में भी अभी आएंगे, इसके बीच में भी आएंगे, प्रोटॉन वाले, न्यूट्रॉन वाले बीच में भी आएंगे, और भी चीजें हैं। लेकिन परमाणु की यदि बात करें तो उसके बारे में सिलसिलेवार यदि बात करें तो ये चीज अपने को पता, समझ में आ रहा है। ये क्या होगा, ये इसको क्या बोलते हैं, इनका क्या बोलना था, इनके मॉडल में क्या कमियां रह गई, क्या नहीं हो गई, उसको भी हम समझे। अब हम स्टार्ट करेंगे कि अब हमको क्या पता है। तो इतने से हमको ये पता चला कि ये जो परमाणु होता है, कोई भी यदि परमाणु होगा, जैसे मैंने, यदि कोई भी परमाणु होगा तो इसका एक नाभिक होगा। सही है क्या, इसको क्या बोलेंगे, नाभिक, न्यूक्लियस बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोलेंगे, नाभिक। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके बाहरी कक्षाएं होती है जिनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। कक्षाएं कितनी होगी तो वो डिपेंड करेगा इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, बोल सकते हैं। यदि वो संख्या के आधार पे हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी कक्षाओं में आएंगे, ज्यादा होंगे तो ज्यादा कक्षाएं लगेगी, कम होगी तो कम कक्षाएं लगेगी। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा, या इसके ऊपर कुछ चार्ज होगा। यदि हम चार्ज की बात करें तो ये हम पहले पढ़ चुके, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, प्रोटॉन के चार्ज की यदि बात करें तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, प्लस में 1.67 इंटू 10 की घात गुलाम, ये चार्ज होता है। इसमें कितना होता है तो माइनस में होता है। कितना, माइनस में भी सेम होता है, सेम चार्ज होता है, लेकिन किस में होता है, माइनस में। सेम होता है लेकिन किस में रहेगा, माइनस। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक क्या रहेगा, न्यूट्रॉन, जो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। क्या रहेगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसके ऊपर चार्ज नहीं होता है, इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। ये इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से, इसके हिसाब से देखेंगे तो जो भी परमाणु होगा उसका अधिकांश भाग जो होगा वो कहां होगा, नाभिक में, बाकी सब जगह खोखला होगा। अब वो खोखला एक्सपेरिमेंट करा तो उसमें ये देखा कि सोने की परत ली, उसके ऊपर कुछ अल्फा कण डाले, है ना। तो जब अल्फा कण की स्कैटरिंग करी गई तो ये देखा कि जब उसमें से निकल के गए तो कुछ सीधे निकल गए, कुछ अपने मार्ग बदल दिया। तो वहां से पता चला कि परमाणु के अंदर बीच में एक गोला होता है, जो अभी आया भी था बीच में लिखा। वो गोला जो होगा तो कैसा होगा, तो उन्होंने बोला कि ये जो जा रहा था ये नेगेटिव था और इससे ये दूर भगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे। तो यदि वो पॉजिटिव वाला आ रहा था और उसको बीच में पॉजिटिव मिल गया तो वो दूर भगेगा। तो वहां से कुछ निष्कर्ष निकल के आया कि बीच वाला पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब इसके पास जाएगा तो ये प्रतिकर्षित करेगा तो दूर हो जाएगा।
तो कुछ कण ऐसे तो जो सीधे निकल गए, कुछ ने अपनी डायरेक्शन बदल ली, और एक कण ऐसा था जो सीधा जाके वापस आ गया, टकरा के वापस आया। तो फिर ये बोला कि इसके सेंटर में क्या होता है, एक नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है। बाकी खोखला भाग है, बाकी क्या है, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। क्या रहेंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। कितना छोटा होगा वो, तो इससे कम से कम 1800 गुना उसका मास कम होगा। कितना, 1836 गुना मास इसका कम होगा। किससे, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का। इतना हल्का होगा उसकी अपेक्षा। कितना, 1836 गुना। तो ये चीजें फिर धीरे धीरे करके, अब इनको हमको यहां से मेन समझना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसकी कक्षाएं क्या होती है, जे के एल एम कक्षा, एसपीडीएफ कक्षा, किसमें कितने आएंगे, किसने बोला, है ना। धीरे धीरे करके हम यहां से बढ़ेंगे। फिर उस आवर्त सारणी में जितने भी क्रम है, यदि वो हम उस आवर्त सारणी को समझ लेते हैं तो आधा केमिस्ट्री तो अपना ऐसा ही हो जाएगा। उसमें परमाणु क्रमांक भी अपने को पता चल जाएंगे, परमाणु भार पता चल जाएंगे, कैसे निकालेंगे उसकी ट्रिक देखेंगे, कौन कहां पर रखे गए हैं। जैसे अभी अपन ने एटम के बारे में देखे, वैसे ही ये आवर्त सारणी, ये भी अलग अलग समय पे मॉडिफाई होते गई। पहले किसी ने कुछ हिसाब से रखा, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी तो दूसरे ने बताया, उसमें कुछ कमियां थी तो तीसरे ने बताया, है ना। तो फिर तत्वों को अरेंज करा उसके हिसाब से, तो धातुओं को एक तरफ करा, अधातुओं को एक तरफ करा, है ना, जिसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज के आधार पे भी उनको अरेंज करा गया। सही है। तो यहां से स्टार्ट होगा। इतना आप ध्यान रखना, इतना समझ के आना, जितना भी अपन ने पढ़ा है ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है, इतना पता होना चाहिए। एक्चुअल जो है अपन यहां से स्टार्ट करेंगे। इतना समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा जो है ये आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान संरक्षण का। ये सब आगे हम फिर से वापस पढ़ने वाले हैं। वैज्ञानिक कौन कौन से, एक एक पे चर्चा करेंगे कि इन्होंने क्या बोला था, इसका एक्सपेरिमेंट कौन सा था, इसके क्या नुकसान थे, नुकसान इन द सेंस की क्या कमियां रह गई, तो अगले ने उसको कैसे दूर करी, वो सब कुछ देखेंगे। इतना क्लियर है। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का कल करेंगे। क्लियर है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना यदि साथ में करते चलेंगे, साथ में यदि करते चलेंगे तो बहुत आसान लगेगा, नहीं तो बोझ बहुत